is on the moon. 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। मंगलयान की सफलता ने, चंद्रयान की सफलता ने, गगनयान की तैयारी ने देश की युवा पीढ़ी को एक नया मिजाज दे दिया है। भारत जब भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएगा तो उस यात्रा की याद ताजा होगी जो करीब 6 दशक पहले शुरू हुई थी। वो यात्रा जो 1960 के दशक में शुरू हुई और अब हमारे देश को वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान में सबसे आगे ले जा रही है। आइए जानते हैं कि कैसे भारत अपनी दूरदर्शिता और दृढ़ता के बल पर छोटे रॉकेट को लॉन्च करने से लेकर चंद्रयान 3 की लैंडिंग और गगनयान मिशन जैसे मील के पत्थर हासिल करने तक पहुंचा। साथ ही समझेंगे कि कैसे इसरो, जो कि अब दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है, इसरो ने न केवल हमारी वैज्ञानिक सीमाओं का विस्तार किया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प में साथ देकर देश को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें 2040 तक चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजना और 2035 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना शामिल है। इसके साथ ही भारत सरकार ने शुक्र ग्रह की कक्षा संबंधी अभियान, गगनयान और चंद्रयान 4 अभियान के विस्तार की योजना बना ली है। चंद्रयान 4 मिशन के तहत चंद्रमा पर उतरने, चंद्रमा की चट्टानों और मिट्टी के नमूने इकट्ठा करने और उन्हें पृथ्वी पर लाने की तकनीकी विकसित की जाएगी। इन सभी लक्ष्यों को हासिल करने की कमान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान को सौंप दी गई है। कोई भी यात्रा शून्य से होकर शिखर तक पहुंचती है और जब ये यात्रा शून्य से शिखर का सफल सफर तय करती है तो हासिल करती है वो मुकाम जिस पर सबको गर्व होता है। ऐसा ही गौरव हमारे देश के स्पेस सेक्टर ने दिया है। एक साधारण से आगाज से लेकर शानदार तरीके से अपने कामों को अंजाम देते हुए हमारे अंतरिक्ष क्षेत्र का सफर लगातार नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। आज भारत की अंतरिक्ष की ताकत को दुनिया मान रही है, इसी क्षमता को पहचान रही है। आज ये तस्वीर बहुत सुनहरी लगती है, लेकिन हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम का अतीत संघर्षों से भरा हुआ है। जो आज हमारी सफलता है वो कड़े संघर्ष के बाद आई है। हर सफल कहानी में कुछ नायक होते हैं, कुछ स्थान होते हैं जो हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं। भारत के स्पेस मिशन में भी कुछ बड़े महानायक हैं, कुछ स्थान हैं जिन्होंने सपनों को साकार किया, उम्मीदों को आकार दिया। भारत की अंतरिक्ष यात्रा प्रेरणा देने का काम कर रही है, आज से नहीं बल्कि दशकों से। सोचिए, कभी बैलगाड़ी और साइकिल से शुरू हुए इस सफर की ताकत को पूरी दुनिया ने देखा। वो तारीख 21 नवंबर 1963 है, जब भारत की अंतरिक्ष यात्रा को तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा से अमेरिकी नाइक अपाचे साउंडिंग रॉकेट के प्रक्षेपण के साथ शुरू किया गया था। और एक लंबे संघर्ष के बाद 2014 में भारत एशिया का पहला ऐसा देश बना जिसने मंगल की कक्षा में अपनी सैटेलाइट पहुंचाई थी। ये दोनों स्थितियां देश की तरक्की को दिखाती हैं। ये सफर आसान नहीं था। इसे कामयाब बनाया इंडिया की नेशनल रिसर्च स्पेस एजेंसी इसरो ने, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। 15 अगस्त 1969 में बनी इस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने इसे विश्व की टॉप अंतरिक्ष एजेंसी में ला खड़ा किया। इसरो की कहानी भारत की कहानी है, अंतरिक्ष में उसकी महत्वाकांक्षाओं के विस्तार की कहानी है। इसरो का इतिहास भारत की अनंत जिज्ञासा का इतिहास है। तकनीकी के अभाव में ये सब कैसे संभव हुआ, ये सोचने वाली बात है। होमी भाभा ने 1962 में इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का गठन किया, जिसे विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में लीड किया जा रहा था।
विक्रम साराभाई ने इंडिया में स्पेस रिसर्च की शुरुआत की। इसके कुछ समय बाद से ही केरल के थुम्बा से इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चर स्टेशन से कई साउंड रॉकेट लॉन्च करने शुरू कर दिए गए। इसरो ने पहली सैटेलाइट 1975 में आर्यभट्ट लॉन्च की। इसके 7 साल बाद इसरो SLV बनाने और लॉन्च करने में कामयाब हुआ, जिसमें 1980 में रोहिणी सीरीज 1 सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस की गई। इसके साथ ही भारत दुनिया का 7वां देश बना जिसने पृथ्वी की कक्षा में सैटेलाइट प्लेस की। इसका श्रेय दिया गया इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर APJ अब्दुल कलाम को। इसके बाद भारत की अंतरिक्ष यात्रा ने गति पकड़ी और एक के बाद एक कई सैटेलाइट लॉन्च किए गए। भारत की अंतरिक्ष यात्रा में मेजर अचीवमेंट्स की बात करें तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने इंडिया के स्पेस कार्यक्रम को बूस्ट किया। 1982 से 1995 में इसरो ने PSLV के डेवलपमेंट पर काम किया, जो कि कई सफल प्रक्षेपण का कारण बना। इसी PSLV की मदद से 2008 में भारत में चंद्रयान मिशन 1 को लॉन्च किया गया। इसी मिशन में चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी की खोज की गई, जिसने दुनिया भर के स्पेस संस्थानों को एक नई दिशा दी। PSLV ने ही 2014 में मंगलयान को मंगल की कक्षा तक पहुंचाया। इस मिशन में PSLV ने इतिहास रचा है। इससे भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा तक पहुंचने का कीर्तिमान रचा। 2017 में एक दूसरा कीर्तिमान बनाते हुए PSLV ने 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचाए। वर्तमान में कम्युनिकेशन सैटेलाइट 2000 किलो से ज्यादा की हो चुकी हैं, जो कि PSLV से संभव नहीं था, जिसके लिए दूसरी संभावनाओं पर इसरो ने GSLV को डेवलप किया, जो कि नासा के सफल प्रक्षेपण में एक महत्वपूर्ण कारण था। 1994 में क्रायोजेनिक अपर स्टेज प्रोजेक्ट ने भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल कर दिया जिसके पास ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी है। इसके साथ ही आज हम वर्तमान में ह्यूमन स्पेस मिशन का प्लान कर रहे हैं। 1983 में इसरो ने इनसेट 1B के लॉन्च से ही इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम को डेवलप किया। इनसेट आज इंडो पैसिफिक रीजन का लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसने टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभाई है। इसी की मदद से टीवी टेलीकम्युनिकेशन देश के कोने कोने तक पहुंच पाया। 1999 में GPS टेक्नोलॉजी शेयर करने के मना करने के बाद इंडिया ने खुद के नेविगेशन सिस्टम को डेवलप करना शुरू कर दिया था। इसके बाद इंडिया ने IRNSS सिस्टम को डेवलप किया, जो कि भारत और आसपास के एरिया को कवर करता है। इसरो ने रक्षा क्षेत्र में और भी कई मदद की है। इसरो की राडार इमेजिंग सैटेलाइट से मॉनिटरिंग हो पा रही है। बॉर्डर सर्विलांस आतंकवादी गतिविधियों से निपटने में मदद कर रहा है। GSAT-7 के लॉन्च से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को मदद मिली, जो कि 39 कम्युनिकेशन सैटेलाइट बनी। भारत ने अन्य देशों की तुलना में कम बजट में ये कीर्तिमान हासिल किए हैं। चंद्रयान 1 भारत का पहला मून मिशन था, जो कि अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था। इसने चंद्रमा के चारों ओर 3400 से अधिक चक्कर लगाए। 29 अगस्त 2009 को स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूटने के बाद ये मिशन समाप्त हो गया था। 2019 में इसरो ने ये अभियान लॉन्च किया था। चंद्रयान 2 जब चंद्रमा की सतह पर उतरने ही वाला था कि लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया। इस तरह आखिरी वक्त में चंद्रयान 2 का 47 दिनों का सफर अधूरा रह गया था। भारत का ये मून मिशन चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर रह गया था। इसके बाद चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सुरक्षित लैंडिंग की। इसके बाद देश में लोग खुशी से झूम उठे। इसरो का कंट्रोल सेंटर तालियों से गूंज उठा। इस मौके पर इसरो चीफ के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद भारत सरकार ने वैज्ञानिकों को बधाई दी, तो वहीं प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। भारत की अंतरिक्ष यात्रा के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डालें
तो PRL यानी भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की भूमिका का जिक्र आता है। 1947 में डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा इसे शुरू किया गया था। इस प्रयोगशाला की पहले साउंडिंग रॉकेट लॉन्च होने से पहले भी अंतरिक्ष अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका थी। थुम्बा के महत्व की बात करें तो PRL के समान दर्शकों के लिए तिरुवनंतपुरम, जिसका नाम अब विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के रूप में बदल दिया गया है, इसके बाहरी इलाके में लॉन्च किए गए पहले साउंडिंग रॉकेट और थुम्बा के महत्व के बारे में जानना दिलचस्प हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय लॉन्च से संबंधित डेटा की बात करें तो पिछले 5 वर्षों यानी 2019 से 2023 में भारत ने 9 देशों के लिए 163 विदेशी उपग्रह लॉन्च किए हैं और अर्जित राजस्व लगभग $153 मिलियन है। अंतरिक्ष के अनुप्रयोग की बात करें तो सरकारी योजनाओं और रोजमर्रा की जिंदगी जैसे नेविगेशन, मौसम पैटर्न को जानने में इसरो की भूमिका का विवरण देखने को मिलता है। इसरो के प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में जाने तो डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी भामा के अलावा इसरो को आकार देने वाले प्रमुख व्यक्तियों में सतीश धवन, EV चिटनिस, UR राव, APJ अब्दुल कलाम, के कस्तूरीरंगन शामिल हैं। इसरो में महिला वैज्ञानिकों की भी विशेष भूमिका है। भारत के अंतरिक्ष अनुप्रयोग की बात करें तो ये अलग समय के संक्षिप्त उदाहरण हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जो इसरो के अनुप्रयोग को बताते हैं। इसरो की वेबसाइट पर इसके अलावा 2007 में SK दास की एक किताब टचिंग लाइव्स भी शामिल है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है, जिसमें इसरो के हर दिन प्रभावित करने वाले काम के बारे में जमीनी स्तर की जानकारी है। इनसेट 1A भारत में 1982 में एशियाई खेलों के साथ रंगीन टेलीविजन की शुरुआत हुई। रिमोट सेंसिंग, पारंपरिक जल विज्ञान सर्वेक्षण पहले भी किए जाते थे। भूजल का पता लगाने के लिए इसे लाया गया, हालांकि इनमें अशुद्धियां भी हो सकती हैं। इसके साथ ही मानचित्रों के लिए जानकारी एकत्र करने में इसरो बारीकी से काम करता है। आपदा प्रबंधन की बात करें तो इसरो के माध्यम से बाढ़, सूखा, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी जुटाई जाती है। इसरो ने पहली बार 2001 में कनेक्टिंग पायलट प्रोजेक्ट चलाया था। चेन्नई के अपोलो अस्पताल से लेकर आंध्र प्रदेश के चित्तूर के एक ग्रामीण अस्पताल तक संचार उपग्रहों का उपयोग किया जा रहा है। 2023 तक 190 टेलीमेडिसिन उपग्रह काउंट किए गए, जिनका उपयोग किया जा रहा है। इसरो में महिला वैज्ञानिकों की बात करें तो इसरो के कर्मचारियों में लगभग 20 से 25% वैज्ञानिक महिलाएं हैं। एक ऐसे युग में जहां दुनिया महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विचार कर रही है, भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग में महिलाओं का योगदान उल्लेखनीय है। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और साहित्य की बात करें तो इसरो और भारत के अंतरिक्ष के बारे में कुछ और उपयोगी जानकारी मिलती है। इस यात्रा को साहित्य के आधार पर भी जोड़ा जा सकता है। 1975 में UR राव उस समय इसरो प्रमुख थे। भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण आर्यभट्ट की महत्वपूर्ण भूमिका है। इतिहास में तारीखों का बड़ा महत्व होता है। ऐसी ही एक तारीख है 23 अगस्त 2023, जब भारत ने दुनिया को अपनी अंतरिक्ष की ताकत को एक बार फिर दिखाया। भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा और इसके दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि का सम्मान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया। अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियां समाज के लिए गहन फायदों और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए असीम अवसरों को हाईलाइट करते हुए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से
बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। इस दिन को मनाने के लिए सरकार ने भारत के अंतरिक्ष मिशनों की शानदार उपलब्धियों के जरिए देश के युवाओं को प्रेरित करने के लिए 1 महीने का अभियान चलाया। 2024 के उत्सव का विषय चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना भारत की अंतरिक्ष गाथा रहा, जो समाज और प्रौद्योगिकी पर अंतरिक्ष अन्वेषण के गहरे प्रभाव पर जोर देती है। अंतरिक्ष में भारत की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक चंद्रमा पर पहले भारतीय को भेजने की योजना के साथ भारत ने अपने अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक महत्वाकांक्षी 25 वर्षीय दृष्टिकोण रखा है। इस योजना में अगले दशक के भीतर वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में देश की हिस्सेदारी को मौजूदा 2% से बढ़ाकर 10% करना शामिल है। In ISRO, we never imagined the impact that is going to create out of this accomplishment. And it is when Honorable Prime Minister of India visited us in the control center after a few days, and he made the announcement of 23rd August to be the National Space Day, and also declared the landing site of Chandrayaan-3 as the Shiva Shakti point. This year, the National Space Day is being celebrated all across the length and breadth of this country, with the participation of departments, ministries, educational institutions, science organizations, NGOs, general public, and there is a lot of energy and enthusiasm that is visible. And I wish to thank the Honorable Prime Minister of India for the motivation, the vision that he has given to all of us for creating the next space vision for our country. अंतरिक्ष क्षेत्र की उपलब्धियों की बात करें तो पहले इसमें बहुत कम स्टार्टअप थे, लेकिन अब लगभग 300 स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से कई वैश्विक क्षमता वाले हैं। माना जा सकता है कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 वर्षों में 5 गुना बढ़ जाएगी। आधारशिला परियोजनाओं में से एक वर्ष 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और 2045 तक चंद्रमा पर एक भारतीय की लैंडिंग कराना है। अंतरिक्ष संबंधी स्टार्टअप्स की संख्या साल 2022 में 1 से बढ़कर साल 2024 में लगभग 200 हो गई है, जो कि करीब 200 गुना की अभूतपूर्व वृद्धि है। केवल 2023 में लगभग 8 महीनों में भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। साल 2030 तक वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2021 की तुलना में 4 गुना बढ़ने जा रही है। साल 2021 में भारतीय अंतरिक्ष उद्योग का वैश्विक हिस्सेदारी में 2% योगदान है। वर्ष 2030 तक इसके 8% और वर्ष 2047 तक 15% तक बढ़ने की संभावना है। वर्तमान में भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की अनुमति देता है, जिससे इस क्षेत्र में नवाचार और विकास की नई संभावनाएं उत्पन्न हों। इसरो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास और अनुप्रयोग है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसरो ने संचार, दूरदर्शन प्रसारण और मौसम संबंधी सेवाओं, संसाधन, मॉनिटर और प्रबंधन, अंतरिक्ष आधारित नौसंचालन सेवाओं के लिए प्रमुख अंतरिक्ष प्रणालियों की स्थापना की है। इसरो ने उपग्रहों को अपेक्षित कक्षाओं में स्थापित करने के लिए उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV और GSLV विकसित किए हैं। तकनीकी प्रगति के साथ इसरो देश में विज्ञान और विज्ञान संबंधी शिक्षा में योगदान देता है। 1975 में भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से इस यात्रा की शुरुआत की गई। इसके बाद 1984 में भारत सोवियत मानव युक्त मिशन शुरू हुआ, जहां राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय नागरिक बने। 1980 के दशक को भारत की स्वदेशी लॉन्च क्षमताओं के विकास द्वारा चिन्हित किया गया, जिसमें भारत निर्मित SLV-3 का सफल प्रक्षेपण हुआ, जिसने रोहिणी उपग्रह RS-1 को कक्षा में स्थापित किया। 1990 और 2000 का दशक भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के तीव्र विस्तार का समय था। सर्वव्यापी लक्ष्य हमेशा स्पष्ट रहा, वैज्ञानिक अनुसंधान और ग्रहों की खोज की सीमाओं को आगे बढ़ाने के साथ साथ राष्ट्रीय प्रगति के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है।
जब हम वैश्विक मंच पर भारत के उदय के बारे में बात करते हैं तो एक क्षेत्र जो वास्तव में सामने आता है वह है हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम। 2035 तक एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना के साथ उसकी सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। गगनयान मिशन इस महत्वाकांक्षा का एक आदर्श उदाहरण है। जल्द ही भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भारतीय रॉकेट पर सवार होकर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जो अंतरिक्ष अन्वेषण की हमारी यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होगा। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए मंच तैयार किया, जो वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को और मजबूत करता है। हर राष्ट्र की विकास यात्रा में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों को भी परिभाषित करते हैं। आज भारत के लिए ये ऐसा ही क्षण है। गगनयान मिशन देश के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत का प्रतीक है, जो कि आकाशीय वाहन के लिए संस्कृत शब्द के नाम पर रखा गया गगनयान। 3 अंतरिक्ष यात्रियों के एक दल को 3 दिवसीय मिशन के लिए पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में ले जाएगा और उन्हें सुरक्षित वापस लाएगा। ये ऐतिहासिक पहल भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं के एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करती है, जिससे देश स्वतंत्र रूप से मानव अंतरिक्ष मिशन शुरू करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी को केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अपनी यात्रा के दौरान भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है, गगनयान मिशन हमारे अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस तथ्य पर भी गर्व और संतुष्टि व्यक्त की कि गगनयान मिशन में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश घटक भारत निर्मित हैं। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि गगनयान में यूज होने वाले ज्यादातर उपकरण मेड इन इंडिया है। ये कितना बड़ा संयोग है कि जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनने के लिए उड़ान भर रहा है, उसी समय भारत का गगनयान भी हमारे स्पेस सेक्टर को एक नई बुलंदी पर ले जाने वाला है। 1975 में पहले भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया। 1980 में रोहिणी RS-1 का प्रक्षेपण भारत निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3 द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह। 1992 में पहले परिचालन प्रक्षेपण यान ASLV-D3 का प्रक्षेपण। 1994 पहला सफल PSLV प्रक्षेपण। 2001 पहला सफल GSLV प्रक्षेपण। 2008 चंद्रयान 1 मिशन यानी चंद्र ऑर्बिटर मिशन। 2013 मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान का प्रक्षेपण। 2014 GSLV MK3 का सफल प्रक्षेपण। 2017 एक ही मिशन में 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण। 2019 चंद्रयान 2 मिशन आंशिक सफलता। प्रमुख सहयोग। अंतरिक्ष सहयोग पर भारत सोवियत संघ समझौता 1972 में हुआ। SITE यानी सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट के लिए इसरो नासा समझौता 1975 में हुआ। उपग्रह प्रौद्योगिकी के लिए इसरो CNES फ्रांस समझौता 1977 में हुआ। चंद्रयान मिशन के लिए इसरो ESA समझौता 2005 में हुआ। चंद्रयान 1 मिशन के लिए इसरो नासा समझौता 2006 में हुआ। चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए इसरो जाक्सा जापान समझौता 2017 में हुआ। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल कार्यक्रम ने आपसी विकास को कैसे समर्थन दिया? भारतीय मिसाइल कार्यक्रम और अंतरिक्ष कार्यक्रम का सहजीवी संबंध रहा है। एक क्षेत्र में विकास से अक्सर दूसरे को लाभ मिलता है। यह संबंध दोनों क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रणोदन प्रणाली और मार्गदर्शन तंत्र में उपयोग की जाने वाली
प्रौद्योगिकियों में समानता से उत्पन्न होता है। दोनों कार्यक्रम 1960 के दशक में डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO से शुरू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रतिबंध। मिसाइल प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रतिबंधों ने भारत को स्वदेशी क्षमताएं विकसित करने के लिए प्रेरित किया, जिससे अंतरिक्ष कार्यक्रम को लाभ हुआ। मिसाइल और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के बीच यह तालमेल भारत के लिए अद्वितीय नहीं है। उन्नत अंतरिक्ष कार्यक्रमों वाले कई देशों ने अपने तकनीकी विकास में समान ओवरलैप देखा है। इसके अलावा भारत के अंतरिक्ष प्रयासों का सामाजिक प्रभाव गहरा रहा है, जिससे कृषि, आपदा प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान और दूरसंचार सेवाओं जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव देखे गए, जिसने देश भर में लाखों लोगों को लाभान्वित किया। कुल मिलाकर भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम सीमाओं से आगे निकल गया है और देश को अन्वेषण और नवाचार की नई सीमाओं की ओर लगातार प्रेरित कर रहा है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।